दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फोर्थ ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स। दोस्तों फोर्थ ईयर में आपका ये एक सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम इसकी यूनिट 1 को सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक्स को हम आज के इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। दोस्तों बस यहाँ पर मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये जो आपकी यूनिट 1 है इस सब्जेक्ट की, ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। यहाँ पर हम हिंदी मीडियम के अनुसार सारी बातें हिंदी में करेंगे और सरल तरीके से सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे कि मानव अधिकार का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को सिर्फ इंसान होने के कारण मिलते हैं। इनका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति सम्मान के साथ, स्वतंत्रता के साथ और बिना डर के अपना जीवन जी सकें। कुल मिलाकर कहा जाए तो मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति को इसलिए मिले हैं क्योंकि व्यक्ति इंसान है। इंसान होने के नाते जो अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं वे मानव अधिकार हैं। सिंपल सा ये है। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति को अपने विकास के लिए जिन मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए यानी कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जिन मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें ही हम मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, जिनके बिना व्यक्ति सम्मानपूर्वक जी नहीं सकता। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपने इतना समझा, लेकिन सारी बातें यहाँ पर मानव अधिकार के अर्थ के रूप में सारी बातें सभी टॉपिक्स में आपको समझाई जाएंगी। तो आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे डिटेल में सारी बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए, मानव अधिकार किसी सरकार की कृपा नहीं होते, मतलब ये कोई सरकार नहीं दे रही, मानव अधिकार को कोई सरकार नहीं देती, बल्कि जन्म से मिलने वाले ये मूल अधिकार होते हैं। इनका आधार मनुष्य की गरिमा है, यानी हर इंसान मूल्यवान है। मतलब ये जो अधिकार है वो इंसान होने के नाते व्यक्तियों को प्राप्त हैं और ये अधिकार जो है वो सरकार की कृपा पर नहीं टिके हुए, सरकार नहीं देती। हालांकि आप आगे देखोगे कि सरकार कई सारे अपने कई सारे नागरिक सरकार कई सारे कानूनी अधिकार लोगों को देती है, व्यक्तियों को देती है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो मानव अधिकार किसी सरकार की कृपा पर टिके नहीं होते। देखिए, मानव अधिकार में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हर एक टॉपिक आपको ये चीज़ें बताते चला जाएगा। कुल मिलाकर कहूँ मैं तो जब आप इस यूनिट 1 को पूरी तरह समझ लोगे तभी जाके आपको पूरी तरह मानव अधिकार का मतलब समझ में आ पाएगा। बाकी थोड़ी बातें तो क्लियर हो ही गई होंगी, सामान्य रूप से आपको बातें समझ में आ गई। यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, मतलब इवोल्यूशन की, कि ये जो मानव अधिकार है इसका विकास कैसे हुआ। आखिर ये जो विचार आज जो हम मानव अधिकार की बात करते हैं, आखिर इसका विकास किस तरह से हुआ। देखिए दोस्तों, मानव अधिकार का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। यह किसी एक समय या एक देश में अचानक पैदा नहीं हुए, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं, विचारों और संघर्षों और सामाजिक बदलावों से धीरे धीरे विकसित हुए। इस ये मानव अधिकार के विकास का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है। प्राचीन समय से वर्तमान समय तक हमें मानव अधिकार का विकास होता दिखाई देता है। देखिए, प्राचीन समय में भी मानव अधिकार थे। अब वो किस रूप में थे तो यहाँ पर समझिए। देखिए, प्राचीन सभ्यताएं नैतिक मूल्य और न्याय के रूप में यहाँ पर मानव अधिकार हमें देखने को मिलता है। पुराने समय में अधिकारों जैसी भाषा नहीं थी, पर न्याय, दया, समानता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर, वैल्यू पर जोर दिया जाता था। भारत, चीन, फारस, मध्य पूर्व की सभ्यताओं में शासकों को न्यायपूर्ण और जिम्मेदार होने की बात कही गई है। देखिए, यह नैतिक विचार आगे मानवाधिकार का आधार बने। पहले अगर हम बात करें प्राचीन टाइम की, जैसे कि जो भारत की प्राचीन भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है, ठीक है, चीन, फारस और मध्य पूर्व की जो सभ्यताएं रही हैं, ठीक है, यहाँ पर भी जो इतिहास रहा है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि डायरेक्ट मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर नैतिक जो एथिक्स है, जो नैतिकता है, नैतिकता के जो मूल्य हैं, इन रूप में मानवाधिकार यहाँ पर था। बात को समझिए, जैसे कि आज हम कहते हैं कि सभी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। आज हम कह रहे हैं कि भाई देखो, एक मानव अधिकार यह है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसे न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। ये आज की वर्तमान समय का एक वाक्य हो गया। और एक शब्द है अन्याय। अब हम प्राचीन समय पे कह रहे हैं, हाँ देखिए, अब हम प्राचीन समय में गए और हम वहाँ पर कह रहे हैं प्राचीन समय के हिसाब से कि कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। वर्तमान समय में हम कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। और हम प्राचीन समय में कह रहे थे कि हर व्यक्ति कि कोई व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। मतलब समझो, दोनों का अर्थ सेम है। अन्याय ना करना मतलब हर व्यक्ति सबके साथ न्याय करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। और न्याय प्राप्त करने का जो अधिकार है,
इन दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, पूरा मतलब जो है वो सेम है, बट संदर्भ अलग है। पहले क्या होता था, पहले नैतिक वैल्यूज़ होती थी कि देखो भाई जो मोरल चीज़ें हैं, जो मॉरलिटीज़ हैं, जो नैतिक मूल्य है, वो ये कहता था पहले कि देखो हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी का शोषण हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमें अहिंसा मतलब हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए, जो गरीब है, जो मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके प्रति हमें दया दिखानी चाहिए, हमें समानता का भाव रखना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले नैतिकता के रूप में समाज में विद्यमान थी। ठीक है, और वर्तमान समय में क्या हुआ, वर्तमान समय में ये अधिकार कह दिया गया कि कोई व्यक्ति किस मतलब यहाँ पे अधिकार कह दिया गया कि सभी व्यक्ति समान है, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर हमने अधिकार शब्द आगे लगा दिया वर्तमान समय में। अभी आप इतना समझिए कि प्राचीन सभ्यताओं में हमें मानव अधिकार के गुण देखने को मिलते हैं, हालांकि उस समय जो मानव अधिकार से संबंधित बातें थी वो नैतिकता के रूप में थी, कि समाज में मतलब एक अच्छे भाव के रूप में थी। जैसे कि आपने कई बार मैंने आपको खुद भी पढ़ाया है, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि राजा का कर्तव्य होता था कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, राजा का धर्म था, धर्म से जोड़ दिया गया था। प्राचीन भारत में अगर हम बात करें तो धर्म बहुत महत्वपूर्ण था और धर्म का मतलब कर्तव्य से जुड़ा हुआ था। जैसे कि राजा का धर्म था कि वो प्रजा की रक्षा करे, ठीक है, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, मतलब देखिए प्रजा की रक्षा करे, इसमें ये भी शामिल है कि प्रजा मतलब कोई किसी का सामान चुरा ना पाए, मतलब चोरी वगैरह ना हो, कोई किसी पर हमला ना करे, तो राजा को ये देखना होता था। और वर्तमान समय में क्या होता है, वर्तमान समय में सरकार ये करती है, सरकार देखती है कि कोई मतलब कोई किसी का सामान ना चुराए, कोई किसी पर हमला ना करे। मतलब इनडायरेक्टली व्यक्तियों को ये अधिकार दिया गया ना, मतलब व्यक्तियों को एक अधिकार मिला कि उनका सामान कोई चुराए ना, ठीक है, उन पर कोई हमला नहीं कर सकता। वो पहले इनडायरेक्टली था। वर्तमान समय में ये हुआ कि हमने थोड़ा और स्पष्ट कर दिया और डायरेक्ट लिख दिया कि व्यक्ति के ये अधिकार हैं। आपको आगे सारी बातें और क्लियर होंगी, ठीक है, समझ में आएगा टॉपिक। आगे हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया जो प्राचीन सभ्यताएं थी, ठीक है, जैसे कि भारत, चीन वगैरह, यहाँ पे हमने यहाँ की बातें हमने समझी कि यहाँ पर हमें नैतिकता के रूप में मानवाधिकार दिखाई देता है। ऐसे हमें यूनानी और रोमन विचार भी मिलते हैं जो कि प्राकृतिक कानून की बात करते हैं। यूनानी दार्शनिकों ने कहा कि सभी मनुष्यों में तर्क करने की समान क्षमता होती है। मतलब क्या था इनका ऐसा कहने का मतलब ये था कि सभी मनुष्यों में तर्क की समान क्षमता होती है, एबिलिटी समान होती है, ऐसा इन्होंने कहा। जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए इससे क्या सिद्ध होता है कि ऐसा इन्होंने कहने का प्रयास किया कि कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, मतलब इन्होंने समानता की बात की। तो ये भी तो एक मानव अधिकार है ना। रोमन कानून ने न्याय और नागरिक अधिकारों के लिए स्पष्ट नियम बनाए। तो रोमन कानून ने भी न्याय और नागरिक अधिकारों के लिए स्पष्ट नियम बनाए। तो ये उस समय हमें मानव अधिकार के जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। इससे यह सोच विकसित हुई कुछ अधिकार मनुष्य के स्वभाव से जुड़े होते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों मध्यकाल। अब देखिए यहाँ पे हमने प्राचीन काल की बात कर ली। अब देखिए मध्यकाल में हमें दिखाई देता है कि धर्म और दर्शन ने कहा कि शक्ति पर नैतिक नियंत्रण जरूरी है। मतलब धर्म और दर्शन ने ये कहा कि जो शक्ति है, जो सरकार है, उस पर कुछ नैतिक नियंत्रण जरूरी है। मतलब ये कि जो जनता है उसके पास भी कुछ अधिकार आवश्यक हैं। अब देखिए 1215 की मैग्ना कार्टा ने पहली बार घोषणा की कि राजा भी कानून के नीचे है। इंग्लैंड में मतलब ये मैग्ना कार्टा आया था सामने, ठीक है। ये एक तरह से घोषणा पत्र था जिसमें क्या किया गया कि ये बताया गया कि जो राजा है वो भी कानून के नीचे है। मतलब कानून सर्वोच्च है और राजा को कानून के नीचे रखा गया, मतलब कानून को महत्वपूर्ण माना गया और राजा से कुछ शक्तियां लेकर जनता के बीच दी गई, ठीक है। तो ये 1215 का जो मैग्ना कार्टा है ये भी नागरिक अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब ये कि अब कानूनी रूप से नागरिकों को कई अधिकार मिलने लगे, ठीक है। राजा की शक्ति पर थोड़ा नियंत्रण लगने लगा, ऐसा देखा गया। इस दौर में सत्ता पर नियंत्रण यानी कि सरकार पर थोड़ा नियंत्रण और व्यक्ति की सुरक्षा पर जोर बढ़ा। सरकार पर नियंत्रण का मतलब ये है ताकि सरकार मनमानी ना कर पाए। फिर हम आगे देखते हैं ज्ञानोदय युग, यूरोप में खासकर, ठीक है, कि ज्ञानोदय का टाइम आता है जब एक नई सोच आती है, काफ़ी विज्ञान तर्क की बातें की जाती हैं। अब ऐसे में कई दार्शनिक सामने आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्ञानोदय के समय। जैसे कि जॉन लॉक और कुछ अन्य विचारकों ने कहा कि मनुष्य के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे जन्मसिद्ध अधिकार हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मानव अधिकारों का विकास देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज्ञानोदय का एक समय आता है जब जॉन लॉक जैसे कुछ विचारक
कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये तो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब इन्हें प्राकृतिक अधिकार कह दिया कि इन्हें तो सरकार भी नहीं छीन सकती और सरकार का काम तो बस इतना है कि वो इन्हें सुरक्षित करेगी। मतलब ये कि नागरिकों को, व्यक्तियों को और अधिकार देने की बात यहाँ पर की गई। प्राकृतिक अधिकार का मतलब ये था दोस्तों कि जब सरकार नहीं थी, एक टाइम तो ऐसा भी था ना कि सरकार नहीं थी, प्राकृतिक दशा थी, सरकार तो बाद में बनी। ठीक है, ऐसे आपको विचार मिलते हैं। अब आपने मेरे से पढ़ा है कई बार, तो आपको मैंने पढ़ाया भी है कई बार कि जब सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को हम समझते हैं तो उसमें ये बताया गया कि एक प्राकृतिक दशा थी सरकार बनने से पहले। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सरकार से पहले भी मनुष्य के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार थे। तो जॉन लॉक ने कहा जैसे कि जीवन की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन की रक्षा का अधिकार, ठीक है, और जो संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये तो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। तो सरकार भी इन्हें छीन नहीं सकती। यहाँ से देखिए सभी मनुष्यों के समान अधिकार का विचार और भी ज़्यादा मजबूत हुआ। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो आधुनिक मानव अधिकार हम देख रहे हैं वो किस तरह से धीरे धीरे वो विकसित हुआ। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियां होती हैं। अब इन क्रांतियों के फलस्वरूप कई सारे अधिकार सामने आते हैं। इन क्रांतियों में नागरिकों के कई सारे अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है, जैसे कि अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, मतलब व्यक्तियों के अधिकारों पर कई सारे जो मतलब अधिकार हैं वो सामने आते हैं इन घोषणा पत्रों के द्वारा। अधिकारों को राजनीतिक और कानूनी हकीकत बनाया। मतलब जैसे कि अमेरिका ने अपने संविधान में कई सारे अधिकार दिए, मूल अधिकार दिए नागरिकों को। उनका प्रभाव दोस्तों मतलब वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे पड़ा कि हाँ देखिए कि जो मूल अधिकार है फिर उनकी बात की जाने लगी। जैसे जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार बताए। ठीक है, हमने 1215 में मैग्ना कार्टा देखा, और मैग्ना कार्टा देखा जो कि इंग्लैंड में राजा को भी कानून के नीचे लाया गया। ठीक है, और अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति से कई सारे राजनीतिक और कानूनी अधिकार नागरिकों को मिले। मतलब ये जो विचार थे अधिकारों से संबंधित ये और ज़्यादा मजबूत होने लगे विश्व में। अधिकार अब सिर्फ विचार नहीं, राजनीतिक मांग बन गए। मतलब अब देखिए जैसे कि हमने देखा औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, फिर हम देखते हैं यूरोप में भी औद्योगिक क्रांति आती है। ठीक है, मतलब यूरोप के कई देश औद्योगिक रूप से काफ़ी विकसित हो जाते हैं। औद्योगिक क्रांति वहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पर पूंजीपतियों का ज़्यादा फायदा हो रहा था और जो श्रमिक वर्ग थे, ठीक है, उनकी मतलब जो स्थिति थी वो काफ़ी खराब थी। तो अब धीरे धीरे अधिकारों का विचार बढ़ने लगा था। तो अब राजनीतिक रूप से भी मांग की जाने लगी थी कि हमें अधिकार मिलने चाहिए, हमें बोलने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो श्रमिक हैं तो उन्होंने जब आंदोलन किया तो उन्होंने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा समय निश्चित किया जाए, कम समय मतलब एक समय भी निर्धारित किया जाए, हमें भी कुछ अधिकार दिए जाएँ। ठीक है, जो श्रमिक हैं वो जहाँ काम करते हैं वो काम का वातावरण स्वस्थ हो, तो वैसे अधिकार श्रमिकों ने मांग की। तो धीरे धीरे मतलब ये हमें दिखाई देता है कि कई आंदोलन हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि श्रमिकों के द्वारा श्रमिक आंदोलन किए गए। ठीक है, कई सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा आंदोलन किए गए अधिकारों के लिए। ठीक है, नारीवादियों ने जो स्त्रियां हैं उनके अधिकारों की बात की, महिलाओं के अधिकारों की बात की। 19वीं 20वीं सदी में लोकतंत्र, श्रमिक आंदोलन और सामाजिक अधिकार, मजदूरों, महिलाओं और उपनिवेशित देशों ने समानता और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों की मांग की। मानव अधिकार का दायरा अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों तक बढ़ा। मतलब ये अब देखिए पहले राजनीतिक अधिकार की बात हो रही थी, फिर अब यहाँ पर धीरे धीरे राजनीति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक अधिकार की भी मांग होने लगी। जैसे कि दोस्तों जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, अब उसने मांग की कि देखो हमें स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलनी चाहिए, हमें रोजगार के अधिकार भी मिलने चाहिए, हमें शिक्षा का अधिकार भी मिलना चाहिए। जब अधिकार मिल जाएगा तो सरकार व्यवस्था करेगी। अब जैसे कि किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाए, अब उसके पास स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार है, तो राज्य जो सरकार है वो व्यवस्था करेगी सरकारी हॉस्पिटल्स की। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के लिए सरकार, ताकि शिक्षा के अधिकार व्यक्ति का पूरा हो पाए तो सरकार व्यवस्था करेगी, चाहे वो सरकारी स्कूल्स खोले, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में ही जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था कराएं। तो अब यहाँ पे सामाजिक आर्थिक अधिकारों की भी मांग की जाने लगी। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें दिखाई देता है वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की बात की गई। वैश्विक स्तर पर काफ़ी बड़े स्तर पर हमें दिखाई देता है, स्पेशली संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सार्वभौमिक मानवाधिकार से संबंधित जो घोषणा की गई, तो ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी मानवाधिकार के क्षेत्र में। देखिए युद्ध की तबाही के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र मतलब घोषणा को अपनाया, एक दस्तावेज को अपनाया जिसमें सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की गई, मानवाधिकारों के बारे में बताया गया। इसने कहा कि हर इंसान की गरिमा समान है। मतलब इसने हर इंसान को समान बताया, हर इंसान को समान मानव अधिकार की आवश्यकता होती है, इसकी बात इसने की।
और इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि मानव अधिकार इस बार देखते हैं कि पहली बार विश्व स्तर पर एक साझा सिद्धांत बने, क्योंकि देखिए संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संस्था है। तो जब इसने मानव अधिकार की बात की, मानव अधिकार से संबंधित घोषणा पत्र को अपनाया, तो ये विश्व स्तर पर ये पूरा साझा सिद्धांत बना। इसके बाद हम देखते हैं शीत युद्ध और अधिकारों की दो श्रेणियां। देखिए पश्चिमी देशों ने जोर दिया नागरिक और राजनीतिक अधिकार। देखिए शीत युद्ध के समय हमें दिखाई देता है कि जो विश्व है वो दो गुटों में बटा हुआ दिखाई देता है, एक पश्चिमी गुट और एक था समाजवादी देशों का गुट, जिसमें जो सोवियत संघ था वो प्रमुख था। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी जो देश थे, जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे, उन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा जोर दिया। मतलब जैसे कि वोट देने का अधिकार हो गया, बोलने का अधिकार हो गया, ठीक है, भाषण देने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नागरिक और राजनीतिक अधिकार में। समाजवादी देशों ने बात की कि जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं इनकी अधिक बात की, कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी खाने की। अगर किसी की व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, राशन नहीं है, तो सरकार उसको देगी ये सुरक्षा कि उसे खाना मिल पाएगा। तो ऐसे अधिकारों की यहाँ पर बात की जा रही थी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आगे भी एक बार मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ये वाला, लेकिन अभी समझा देता हूँ। देखो ये जो अधिकार है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, स्पेशली ये जो राजनीतिक अधिकार है इन्हें समझिए आप। जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार में एक है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए व्यक्तियों को स्वतंत्रता का, फ्रीडम का राइट दे दिया गया, राइट्स मतलब स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया। अब आपको लगता है क्या सभी व्यक्ति इस अधिकार का उपयोग कर पाएंगे, इस अधिकार का फ़ायदा उठा पाएंगे? मतलब अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति है जिसके पास संसाधन की कमी है, तो वो व्यक्ति अपने ऐसे अधिकारों का प्रयोग बहुत मुश्किल से कर पाएगा, ऐसे अधिकारों का लाभ वो बहुत मुश्किल से उठा पाएगा। जैसे कि मान लीजिए वोट देने का अधिकार है व्यक्ति को। अब जिस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, घर में राशन नहीं है, अब वो वोट देने के अधिकार की बात करेगा, वो वोट देने जाएगा या अपना रोजगार देखेगा? मतलब यह है कि सामाजिक आर्थिक अधिकार भी जरूरी हैं अगर हमें इन अधिकारों को पूरा करना है तो। मतलब राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार भी तभी पूरे हो पाते हैं जब आर्थिक और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति को कई अधिकार मिले हों। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। मैंने बस मतलब समझाने के लिए उदाहरण वगैरह दिए, हालांकि सही गलत ये नहीं बताया मैंने आपको अभी। यहाँ पे ये तो आपको मतलब अपने व्यक्तिगत स्तर पे आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखिए 1990 के बाद यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा किस तरह से प्राचीन समय से लगातार मानव अधिकार का विकास हुआ। फिर हम देखते हैं कि 1990 के बाद भी इसका विकास हुआ और आधुनिक समय में हमें इसका विकास दिखाई दिया। अब देखिए 1990 का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं, पुराना है, हमारे लिए पुराना है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसे हम मान सकते हैं कि जो आधुनिक जो चुनौतियां दिखाई देती हैं वो हमें 1990 के बाद से दिखाई देती हैं। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो दिखाई देते हैं, विकास से संबंधित मुद्दे, आदिवासियों के अधिकार से संबंधित मुद्दे, डिजिटल प्राइवेसी, एआई वगैरह वर्तमान समय तक की बात की जा रही है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हमें दिखाई देते हैं, आधुनिक चुनौतियां दिखाई देती हैं। तो ऐसे में मानव अधिकारों के विस्तार की बात की गई, मानव अधिकारों में विस्तार करने की बात की गई। तो मानव अधिकारों में 1990 के दशक में हम देखते हैं और विस्तार हुआ। जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि पर्यावरण खराब होने लगा जिसका मानव के स्वास्थ्य पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मानव अधिकारों में पर्यावरण की सुरक्षा को भी शामिल किया गया। अब आप लोग खुद मतलब सोचेंगे, मैं अगर अपना टाइम बताऊं तो क्योंकि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे टाइम पर स्कूलों में पॉल्यूशन के लिए जो छुट्टियां पड़ती थी वो लगभग, जहाँ तक मेरे को याद है, ध्यान है, वो 10th क्लास से पढ़नी शुरू हुई थी। और उससे पहले अगर बात करें तो मतलब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है, ध्यान क्या मतलब वास्तविकता में ऐसा है कि कभी उससे पहले अगर बात करें तो मतलब स्कूलों में पॉल्यूशन के लिए छुट्टियां मैंने नहीं देखी थी। तो मतलब समस्याएं बढ़ी, समस्याएं सामने आई, इसलिए अधिकार भी दिया गया कि अब देखिए पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण, मनुष्य को एक स्वस्थ पर्यावरण मिले, तो ये भी मानव अधिकार में शामिल किया गया समय के साथ। अब देखिए आज के टाइम पर हम देखते हैं डिजिटली बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, साइबर अपराध बढ़ गए हैं। तो जो डाटा की सुरक्षा है, ठीक है, जो साइबर सुरक्षा है, जो डिजिटल प्राइवेसी है, जो एआई और तकनीक से जुड़ी सुरक्षा है, तो इसको भी मानव अधिकार में शामिल किया गया। आदिवासी अधिकार, विकास का अधिकार, जो मतलब विकास का अधिकार सिंपल है, तो ये शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। मानव अधिकार आज भी बदलते समय के अनुसार विकसित हो रहा है, आज भी ये विकसित हो रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे इसमें अधिकार शामिल हो रहे हैं। और आज जो डिजिटली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इससे संबंधित जो सुरक्षा है, ठीक है, तो ये आज के टाइम पर मानव अधिकारों में इन्हें शामिल किया जा रहा है।
और दोस्तों काफ़ी सशक्त रूप से इसे मानवाधिकार में शामिल भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो डिजिटल चीज़ों का उपयोग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पर एक सार के रूप में, एक समरी के रूप में सारी बातें बता दी गई हैं। देखिए मानवाधिकार सदियों में विकसित हुए, मतलब इनको लंबे समय से ये विकसित हुए हैं। हर युग ने अधिकारों के अर्थ में कुछ नया जोड़ा। नैतिक मूल्यों से, प्राचीन समय में नैतिक मूल्य, वैल्यूज़, ठीक है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनसे जुड़े हुए थे ये सिद्धांत। फिर प्राकृतिक कानून की भी बात की गई प्राचीन समय में ही, ठीक है। समानता की बात की गई। लोकतांत्रिक अधिकारों से, जैसे यूरोप में मध्यकाल आता है तो फिर जब मैग्ना कार्टा आता है तो ये हम देखते हैं मैग्ना कार्टा, फिर उसके बाद अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, तो हम देखते हैं कि ये जो मानवाधिकार हैं वो लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ जाते हैं। फिर वैश्विक मानवाधिकार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो घोषणा की जाती है मानवाधिकारों की, ठीक है, जो घोषणा पत्र को अपनाया जाता है वो। आधुनिक समय में हम देखते हैं आधुनिक डिजिटल और पर्यावरण अधिकार। तो इस तरह से मानवाधिकारों का विकास हुआ, ये हमें दिखाई देता है। कुल मिलाकर कहा जाए, मूल विचार हमेशा एक ही रहा, हर मनुष्य सम्मान, न्याय और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकारी है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समकालीन मानवाधिकारों के विस्तार की। देखिए दोस्तों, डिटेल में इसलिए समझाया जाता है यहाँ पर, पहली चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और दूसरी चीज़ अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन साथ में यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात की जा रही है समकालीन समय में, आज के समय में मानवाधिकारों के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी लास्ट में हमने पढ़ा था ना कि कई सारी नई समस्याएं आ गई सामने, फिर विस्तार हमने देखा, मतलब इसमें फिर विस्तार हुआ। देखिए, पहले अधिकार मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं तक सीमित थे, लेकिन अब यह माना गया कि सम्मानपूर्ण जीवन के लिए सिर्फ स्वतंत्रता नहीं बल्कि सुरक्षित, समान और गरिमामय जीवन की पूरी व्यवस्था जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि पहले क्या था, मानवाधिकारों में नागरिक और राजनीतिक अधिकार शामिल थे। मतलब ये कि पहले क्या था कि मानवाधिकारों में सिर्फ नागरिक और राजनीतिक अधिकार ही मुख्य रूप से शामिल थे, कि जैसे कि लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, लोगों को भाषण देने का अधिकार दे दिया गया, लोगों को जो स्वतंत्रताएँ हैं वो दे दी गई, स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दे दिए गए। मतलब पहले मानवाधिकारों में जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं वो शामिल नहीं किए गए थे। अब धीरे धीरे इनका विस्तार हमें आगे देखने को मिलता है। जो समकालीन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है, उसमें हम देखते हैं कि मानवाधिकार का दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मानवाधिकारों में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी शामिल किया गया। इसका मतलब क्या है, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी अब लोगों को दिए जाने लगे, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, ये लोगों को घर भी प्राप्त हो पाए, भोजन मिल पाए, रोजगार मिल पाए, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अधिकार। देखिए, इसका तर्क ये है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब बुनियादी जीवन सुविधाएं मिले। जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को वोट देने का, किसी व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो वोट दे सकता है, अपने लिए राजनेता का चुनाव वो कर सकता है, वोट दे सकता है, तो उसका दोस्तों ये जो अधिकार है व्यक्ति का, वो इस अधिकार का तब ज़्यादा फायदा उठा पाएगा, तब ज़्यादा अच्छे से वो अपने लिए नेता का चुनाव कर पाएगा, वोट देने वो जा पाएगा, सही से सोच समझ पाएगा, जब उसके पास कुछ बेसिक चीज़ें हो, जैसे कि उसके पास घर हो, भोजन हो, रोजगार हो, ठीक है, भोजन और रोजगार हो, उसके पास कुछ सामाजिक सुरक्षा हो, जैसे कि अगर उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके पास सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा हो, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे कि सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो बेसिक जो चीज़ें, जैसे कि खाना, ठीक है, कपड़ा, रोजगार, ये जो चीज़ें हैं, अगर व्यक्ति के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जब इनसे संबंधित अधिकार होते हैं, तो वो जो दूसरे अधिकार हैं जो कि स्वतंत्रता से संबंधित है, व्यक्ति उनका भी फायदा उठा पाता है। एक्चुअली दोस्तों क्या था ना, देखिए 1960 के दशक के आसपास हम देखते हैं, 1950-60 के दशक में हम देखते हैं धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य का विचार बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर उदारवाद, पूंजीवाद की विचारधारा को आपको समझना है। उदारवाद ने क्या कहा कि निजीकरण होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, सरकार को कम दखल देना चाहिए बाजार में। लेकिन धीरे धीरे समाजवाद का विचार भी इस समय काफ़ी प्रबल हो रहा था, और क्योंकि जनता के बीच भी एक ऐसी धारणा हो रही थी कि सरकार उनके लिए कुछ करे, और इसलिए अब सरकार भी धीरे धीरे जनता की भलाई के से संबंधित कार्य करने के लिए सामने आई। अब सरकार ने भी कई सारी चीज़ें अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी। मतलब ये कि 1960 के दशक के आसपास हमें कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। कल्याणकारी राज्य मतलब अब सरकार ने भी कई सारे उद्योगों को अपने हाथ में रखना शुरू किया। तो यही वो समय था जब कई सारे अधिकार मानवाधिकार में शामिल हुए, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मानवाधिकारों में शामिल हुए। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर समूह आधारित अधिकार भी शामिल किए गए, जैसे कि अल्पसंख्यक, आदिवासी, भाषाई, धार्मिक और
सांस्कृतिक समूहों के अधिकार, ताकि हर समुदाय अपनी पहचान, मतलब समुदाय को भी अधिकार दे दिया गया। जैसे कि मान लीजिए कोई समुदाय है जिसकी अपनी भाषा है, तो अपनी भाषा की रक्षा का अधिकार उस समुदाय को दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे अधिकार दे दिए गए। ठीक है, संस्कृति, पहचान और भागीदारी सुरक्षित रख सके समुदाय अपना, तो समूह आधारित अधिकार मानवाधिकार में शामिल हुए। विकास का अधिकार, मतलब जो गरीबी कम करना, संसाधनों तक बराबर पहुंच, न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, विकास से हर व्यक्ति, मतलब विकास का अधिकार दिया गया कि हर व्यक्ति अपना विकास कर पाए और व्यक्ति और समुदाय को लाभ मिलना जरूरी है। डिजिटल और तकनीकी अधिकार, अब देखिए समय बदला, जैसे हम देखते हैं कि डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तकनीक बढ़ गई, तो अब डिजिटल और तकनीक संबंधित अधिकारों को भी मानवाधिकार में शामिल किया गया। जैसे कि डेटा सुरक्षा, मतलब लोगों का जो डेटा है, ठीक है, जो जानकारी है वो सुरक्षित रहे। ऑनलाइन गोपनीयता, ठीक है, एक प्राइवेसी बनी रहे। साइबर सुरक्षा, मतलब ऑनलाइन गोपनीयता है, साइबर सुरक्षा है, तो इनको भी अधिकार में जोड़ा गया। डिजिटल स्वतंत्रता, तकनीक के उपयोग से व्यक्ति की आज़ादी और निजता सुरक्षित रहे। मतलब ये कि तकनीक का उपयोग बढ़ा है, लेकिन तब भी यहाँ पे ये कहा गया कि तकनीक का उपयोग व्यक्ति करता है और इसमें भी व्यक्ति स्वतंत्र रहे और व्यक्ति की निजता, जो प्राइवेसी है, वो सुरक्षित रहे। इसको भी मानवाधिकार में शामिल किया गया। तो ये हमें समकालीन समय में ये विस्तार देखने को मिल रहा है। पर्यावरणीय अधिकार को भी शामिल किया गया, जैसे कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, सुरक्षित पर्यावरण। ठीक है, मानव गरिमा और स्वास्थ्य पर्यावरण से जुड़े हैं, इसलिए प्रकृति की रक्षा भी अधिकारों का हिस्सा बनी। ये समझ में आ गया, इजी है। लैंगिक और महिला अधिकार, समान अवसर, शिक्षा, रोजगार, हिंसा से सुरक्षा, निर्णय लेने में भागीदारी, समाज में लंबे समय से मौजूद लैंगिक, जो स्त्री पुरुष को लेकर जो भेदभाव है, जो लैंगिक भेदभाव है, ठीक है, उसको खत्म करने के अधिकारों का विस्तार, मतलब जो जेंडर को लेकर जो भेदभाव है, तो उससे मतलब भेदभाव को खत्म करने की बात की गई। ठीक है, तो समानता से संबंधित अधिकार दिए गए, मतलब लैंगिक समानता से संबंधित अधिकारों को भी मानव अधिकार के दायरे में लाया गया। देखिए, बाजार और वैश्वीकरण से जुड़े अधिकार, अब देखिए वैश्विक आर्थिक बदलावों से उत्पन्न शोषण, अब वैश्वीकरण हुआ है, आर्थिक स्तर पर हमें वैश्वीकरण दिखाई देता है। ठीक है, इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कई सारी समस्याएं, जैसे कि शोषण, असुरक्षा और श्रम असमानताओं से सुरक्षा, तो मतलब कई सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में बात की गई कि जैसे कि शोषण से सुरक्षा हो, ठीक है, जो श्रम से संबंधित असमानताएं हैं उससे सुरक्षा मिले, आर्थिक विकास व्यक्ति की गरिमा को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए श्रमिक और सामाजिक सुरक्षा पर जोर, तो इसको भी शामिल किया गया। आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आसान कॉन्सेप्ट था, सारी बातें सरल तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है प्राचीन भारतीय मानवाधिकारों की अवधारणा। देखिए, हम यहाँ पे अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं कि प्राचीन भारत में क्या अवधारणा थी मानव अधिकार की। स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ बातें बताई थी वही बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक बार पढ़ के सारी बातें आपको मैं बताता हूँ, तब समझाऊंगा। देखिए, मानव कल्याण का आधार, देखिए प्राचीन भारतीय समाज में जीवन का आधार धर्म माना गया था। उस समय धर्म का मतलब था, उस समय जो धर्म था, धर्म शब्द, देखिए जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो धर्म शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। और धर्म का यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट था वो था कर्तव्य, सत्य, अहिंसा, उदारता, समाज कल्याण। ये सारी चीज़ें धर्म के अर्थ में शामिल हैं। धर्म व्यक्ति को बताता था कि उसे परिवार, समाज और राज्य के प्रति क्या कर्तव्य निभाने हैं ताकि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट था धर्म का, हम प्राचीन भारत में हम देखते हैं धर्म का एक कॉन्सेप्ट था जो कि मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ हमें दिखाई देता है। धर्म में क्या था कि जैसे कि ये कहा गया कि अगर व्यक्ति चोरी करेगा तो ये धर्म के विरुद्ध होगा। तो मतलब क्या, एक तरह से यहाँ पे बात की गई कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति का सामान नहीं चुराएगा, है ना। तो ये एक मानव अधिकार ही तो हुआ। इसके साथ ही यहाँ पे धर्म ने ये कहा कि जो राजा है उसका धर्म है प्रजा की रक्षा करना। मतलब एक तरह से राजा को आदेश दिया धर्म ने कि धर्म कह रहा है कि धर्म जो कर्तव्य है राजा का वो ये है कि वो जनता की रक्षा करे। तो रक्षा करना राजा का कर्तव्य हो गया, राजा का काम हो गया, जिससे कि जनता के पास एक अधिकार आ गया ना कि उसकी रक्षा सरकार करेगी, राजा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो धर्म उस समय हमें दिखाई देता है जो कि मानव कल्याण का आधार था। तो ये इस रूप में हमें प्राचीन भारत में मानव अधिकार के गुण देखने को मिलते हैं। जैसे प्राचीन भारत में सत्य बोलना, धर्म कहता है कि सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, सच बोलना है। तो मतलब ये भी क्या है, तो ये भी एक मानव अधिकार का गुण देखने को हमें मिलता है समाज में कि हाँ कि मतलब कोई किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाएगा। ठीक है, हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, अहिंसा का कॉन्सेप्ट शामिल था। प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में अहिंसा का कॉन्सेप्ट था कि हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, समाज कल्याण,
ठीक है, मतलब सामाजिक कल्याण से संबंधित भी बातें शामिल थी कि देश के समाज के कल्याण के लिए भी कार्य किए जाएंगे। और हम देखते हैं जब हमने अभी समकालीन समय में मानव अधिकारों का विस्तार पढ़ा तो उसमें हमने यही देखा कि मानव अधिकारों में कई सारे समाज कल्याण से संबंधित अधिकारों को भी शामिल किया गया, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा का अधिकार वगैरह वगैरह, आपको मैंने अभी पढ़ाया। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, न्याय का विचार भी साथ साथ विकसित हुआ। न्याय का विकास, जो न्याय का विचार है वो भी साथ साथ विकसित हुआ। न्याय का मतलब था निष्पक्षता, संसाधनों का उचित वितरण, कमजोरों की रक्षा और विवादों का उचित समाधान। ठीक है, तो न्याय का कॉन्सेप्ट भी प्राचीन भारत के इतिहास में हमें दिखाई देता है कि उस समय न्याय की बात की गई, कि निष्पक्षता की बात की गई, जो भी डिसीजन दिए गए जाए वो निष्पक्ष हों, संसाधनों का उचित बंटवारा हो, कमजोरों की रक्षा की जाए। ठीक है, तो इस तरह हमें विवादों का उचित समाधान, तो इस तरह हमें मानवाधिकार दिखाई देता है। देखिए, राजा का कर्तव्य था कि वह न्याय बनाए रखे, लोगों की रक्षा करे और समाज को सुरक्षित वातावरण दे। निष्कर्ष देखते हैं यहाँ पर हम कि प्राचीन भारत में मानव गरिमा को कर्तव्य और नैतिक व्यवहार के माध्यम से सुरक्षित किया जाता था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई अधिकार दे दिया गया, ठीक है, लेकिन वैसा ही कुछ हमें कर्तव्य और नैतिक व्यवहार के रूप में देखने को भारतीय समाज में मिलता है प्राचीन समय में। कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा, अब वही बातें और डिटेल में यहाँ पे बताई जा रही हैं, जैसे कि कर्तव्यों के माध्यम से अधिकारों की सुरक्षा की गई। अधिकार सीधे शब्दों में नहीं कहे गए जाते थे, लेकिन जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता था तो दूसरों के अधिकार अपने आप ही सुरक्षित हो जाते थे। उदाहरण के लिए, दूसरों को चोट ना पहुंचाने का कर्तव्य, जैसे कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य था कि वो किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाए, वो हिंसा ना करे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति का जीवन और सुरक्षा का अधिकार की रक्षा हो गई। मतलब जो एक जीवन का अधिकार होता है, जीवन और सुरक्षा का अधिकार होता है, तो इस तरह से हमें दिखाई देता है कि वो भी था। डायरेक्ट नहीं कहा गया, लेकिन जो ये कर्तव्य की धारणा थी कि कर्तव्य था, जो धर्म ने व्यक्तियों को निर्देश दिए, कि धर्म ने कहा है कि हर राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का कर्तव्य है कि वो राजा के आदेश को माने, राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के हित में कार्य करे। ठीक है, और हर व्यक्ति किसी दूसरे को चोट ना पहुंचाए। तो मतलब इस तरह से हमें दिखाई देता है कि मानव अधिकार से संबंधित बातें दिखाई देती हैं। सत्य बोलने का कर्तव्य, समाज में विश्वास और न्याय की सुरक्षा, राजा का कर्तव्य जनता की सुरक्षा, न्याय और कल्याण। जो बातें मैंने आपको समझाई वही यहाँ पे बताई गई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो प्राचीन भारत में अधिकार कर्तव्यों के परिणाम के रूप में, कर्तव्यों के रूप में सुरक्षित होते थे। अब देखिए, भारतीय परंपराएं और मानव गरिमा का समर्थन। तो हम यहाँ पे कई पॉइंट समझ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम प्राचीन भारत में मानवाधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कई भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं ने, कई सारी जो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं भारतीय समाज की, तो उनसे भी मानव सम्मान और करुणा को बढ़ावा दिया गया है। जैसे कि बौद्ध परंपरा ने करुणा, अहिंसा, सबके प्रति सहानुभूति जैसे जो चीज़ें हैं इन पर जोर दिया। हर मानव सम्मान और पीड़ा कम करने पर जोर, जैसे कि बौद्ध परंपरा में कहा गया, या जो बौद्ध धर्म था उसने कहा कि हर मानव का सम्मान हो और पीड़ा कम करने पर, जो हर मानव की जो पीड़ा है उसको कम करने का प्रयास। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं हमें, तो ये मानव अधिकार से संबंधित किस तरह से जो विचार हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अशोक का शासन, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई देता है हमें। कैदियों और गरीबों के साथ दया, अस्पताल, विश्राम गृह, कल्याण योजनाएं, कई जो कल्याणकारी योजनाएं हमें दिखाई देती हैं, अस्पताल, ठीक है, विश्राम गृह वगैरह। तो ये सब हमें दिखाई देता है कि जो सामाजिक आर्थिक अधिकार की हम बात करते हैं तो वो अधिकार यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। शासन का उद्देश्य क्या था कि सभी प्रजा का भला करना, प्रजा का भला करना, राजा का ये कर्तव्य, ये उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन ने समानता, विनम्रता और प्रेम की बात की। जाति भेद जैसे अंतर कम करने की कोशिश की, मतलब समानता के अधिकार की बात की इन्होंने, कि जाति के आधार पर जो भेदभाव है बिल्कुल उसको कम करने की बात की, उसको मतलब समानता की बात की। हर इंसान आस्था और मूल्य स्तर पर समान है। निष्कर्ष, मानव सम्मान, करुणा और समानता की भावना भारत की प्राचीन परंपराओं में हमें दिखाई देती है। अब देखिए, यहाँ पे एक सार दिया गया है छोटा सा। देखिए, प्राचीन भारत में मानव अधिकार को अधिकारों के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के रूप में समझा जाता था। मैंने आपको समझा दिया, जैसे कि धर्म, नैतिक जिम्मेदारी, न्याय, सामाजिक निष्पक्षता, राजा का कर्तव्य जन कल्याण, व्यक्ति का कर्तव्य दूसरों के सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करना। मतलब यही है, कुल मिलाकर कहा जाए तो भाषा अलग थी लेकिन उद्देश्य वही था कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, सम्मान से व्यक्ति जी पाए, हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर पाए और सभी को न्याय मिले। तो यहाँ पर अभी हमने प्राचीन भारत
के इतिहास मतलब प्राचीन भारत में मानव अधिकार को समझा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मानव अधिकारों की 4 पीढ़ियाँ। मानव अधिकार समय के साथ विकसित होते गए। इन्हें 4 पीढ़ियों में बांटा जाता है ताकि उनके विकास को क्रम में समझा जा सके। हर पीढ़ी पिछले अधिकारों पर आधारित है और समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार नए अधिकार जोड़ती गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको यहाँ पे मानव अधिकार की 4 पीढ़ियाँ बताई जा रही हैं, ये इसमें आपको बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में जो हम मानव अधिकार की बात करते हैं, ये जो मानव अधिकार हैं, ठीक है, इसका विकास किस तरह से हुआ। यहाँ पर प्राचीन समय को नहीं देखा जा रहा। यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि जब अमेरिका की क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो यहाँ पे जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार दिए जाते हैं लोगों को, जब लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की बात की जानी शुरू होती है, तो यहाँ पे उसे पहली पीढ़ी बताया गया है कि यहाँ से शुरुआत हमें दिखाई देती है। और अभी हमने प्राचीन इतिहास को जितना समझा मानव अधिकारों से संबंधित, तो उसमें बस हमने ये देखा कि पहले मानव अधिकार डायरेक्ट तो नहीं था कि अधिकार के रूप में डायरेक्टली मानव अधिकार हों, लेकिन हाँ, मानव अधिकार से संबंधित काफ़ी गुण हमें देखने को मिल जाते हैं, जो प्राचीन सभ्यताएं उनमें देखने को मिल जाते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट। शाब्दिक रूप से मैंने कई सारे शब्दों का अर्थ पहले ही समझा दिया, नागरिक और राजनीतिक अधिकार वगैरह समझा दिए। देखिए, ये जो पहली पीढ़ी है, इसका एक बार समय आप समझ लो। पहली पीढ़ी का जो यहाँ पर समय है मानव अधिकार से संबंधित, वो लगभग 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच का समय है। ठीक है, 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का ये समय आपको दिखा रहा है कि इस बीच किस तरह से मानव अधिकार से संबंधित जो अधिकार है उनका विकास हुआ। अब देखिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ये जो प्रथम पीढ़ी थी, इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिखाई देते हैं। मतलब लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाने लगे, जैसे कि जीवन का अधिकार, समानता और न्याय का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान और राजनीतिक भागीदारी, वोट डालने का अधिकार, राजनीति में भागीदारी लेने का अधिकार, ठीक है, और राज्य की मनमानी से सुरक्षा। मतलब कई सारे अधिकार नागरिकों को दिए गए। उद्देश्य यही था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा की जाए। ये अधिकार उदार लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़े हैं। जो उदार लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो उदारवाद की विचारधारा है, तो उससे ये जुड़े हुए विचार हैं। यानी देखिए, ये जो अधिकार थे, जो अधिकार दिए गए प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, उसमें स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र से संबंधित जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, तो उनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। अब देखिए, अधिकारों की दूसरी पीढ़ी, सामाजिक और आर्थिक अधिकार। अब क्या हुआ, सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने की भी बात की जाने लगी। अब कई सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी दिए जाने लगे। उद्देश्य ये था गरिमा में जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। यह समझ से निकला कि स्वतंत्रता का अर्थ तभी है जब मनुष्य को जीवन की मूल ज़रूरतें मिले। अब ये समझ में आया कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग तभी कर पाएगा जब उसके पास कुछ बुनियादी सुविधाएं हों, कुछ जो उसकी ज़रूरतें हैं जब वो पूरी हों। ठीक है, तो इसीलिए अब सामाजिक और राजनीतिक अधिकार भी दिए जाने लगे, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, पोषण और उचित जीवन स्तर से संबंधित अधिकार। यानी ये अधिकार सामाजिक न्याय और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे ये समय कौन सा था दूसरी पीढ़ी का। तो ये जो द्वितीय पीढ़ी थी, ये जो टाइम पीरियड था, उसे आप यूँ समझ सकते हैं कि लगभग 19वीं शताब्दी से लेकर ये 20वीं शताब्दी के बीच का ये जो समय था, ठीक है, ये इसी टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की भी बात की जाने लगती है और अधिकार दिए जाते हैं। तो इस तरह हमें मानव अधिकार का विकास दिखाई देता है। अब देखिए, तीसरी पीढ़ी, सामूहिक या एकजुटता आधारित अधिकार। मतलब सामूहिक अधिकार दिए जाने लगे इसमें, जैसे कि विकास का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, शांति का अधिकार, सांस्कृतिक और सामुदायिक अधिकार। ठीक है, जो सांस्कृतिक और जो सामुदायिक अधिकार हैं वो दिए जाने लगे। प्राकृतिक संसाधनों पर समुदाय के अधिकार, कि कहीं मान लीजिए कोई समुदाय रहता है, कोई आदिवासी समुदाय है, तो उसको अधिकार दिया गया कि उसको अपनी ज़मीन पर अधिकार है, अपना जो उसका क्षेत्र है, ठीक है, तो वो जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय, उसको अधिकार दे दिया गया कि वो उसके पास ये अधिकार हो गया कि जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर उसके अधिकार हैं, सरकार वहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं करेगी। कई सारे ऐसे अधिकार दिए गए। उद्देश्य समूहों और पूरी मानवता के हितों की रक्षा करना। ये अधिकार उन समस्याओं पर केंद्रित हैं जिन्हें अकेला व्यक्ति हल नहीं कर सकता। मतलब समूह में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए। अगर दोस्तों इन अधिकारों के समय की बात करें, अगर ये जो तृतीय पीढ़ी है, ये जो तीसरी पीढ़ी है मानव अधिकारों की, इसके समय की बात करें तो जो 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय है, लगभग आप कह सकते हो 1960-70 के दशक का बाद का समय, तो उसमें हमें दिखाई देता है। ठीक है, 1970 का दशक कह लो नॉर्मली। बस एक अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूँ, ये जो टाइम पीरियड है वो बस एक अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि ध्यान रहे किस समय किन अधिकारों का विकास हुआ। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि आपको हर एग्जाम में लिखना ही है कि समय कौन सा था, बस आपको ऐसे लिखना है। ठीक है,
जैसे नोट्स में मैंने लिखा है आप वैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ओके है। अब देखिए चतुर्थ पीढ़ी, उभरते तकनीकी और वैश्विक अधिकार। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जो चौथी पीढ़ी है इसमें हम देखते हैं कि तकनीक, अब समय के साथ तकनीक काफ़ी विकसित हो गई, तो इसलिए तकनीक से संबंधित और वैश्विक अधिकार दिए गए, जैसे कि शोषण से सुरक्षा के अधिकार, ठीक है, डाटा सुरक्षा का अधिकार। इसमें मुख्य रूप से शामिल है जैसे कि डिजिटल गोपनीयता और डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का नैतिक उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक शोध में नैतिकता, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन स्वतंत्रता। तो ऐसे अधिकार मानव अधिकारों में शामिल किए गए चौथी पीढ़ी में। उद्देश्य यहाँ पर यही था कि तेज तकनीकी परिवर्तन के दौर में मानव गरिमा की सुरक्षा करना। ये अधिकार भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो टाइम अगर इसकी बात करें तो किस समय ये अधिकार हमें देखने को मिलते हैं, तो सन 1990 या 2000 के बाद का समय कह लो, ज़्यादा एग्जैक्ट रहेगा। सन 2000 के बाद हम देखते हैं कि इन अधिकारों को मानव अधिकार में जगह मिलने लगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिजिटल चीज़ों का उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। सन 2000 के बाद देखने को मिलता है हमें ऐसा। अब देखिए, यानी ये अधिकार तकनीक से मानव गरिमा और समानता को नुकसान ना हो इसकी सुरक्षा करते हैं। इन चारों पीढ़ियों से स्पष्ट होता है कि मानव अधिकार लगातार बढ़ते रहे हैं और समाज में नई समस्याओं के अनुसार विकसित होते रहे हैं। तो आई होप ये आपको सारे ये जो चारों मैंने आपको मानव अधिकार से संबंधित पीढ़ियां समझाई, ये आपको समझ में आया होगा। आप दोस्तों यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट कहा जाता है कि मानव अधिकारों से संबंधित आप मानव अधिकार के विकास से संबंधित पीढ़ियाँ लिखें, तो इसे आप बना कर भी काफ़ी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी पिछले टॉपिक्स में, इसलिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल आपको समझाया, जितनी बातें लिखी हैं बस उनको हल्का हल्का समझाया। बाकी क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आप पूरा मतलब पहले यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको कई सारे और टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं, तो आप उनसे संबंधित भी बातें यहाँ पर बनाकर आप लिख सकते हो, जो भी आपने अभी तक यहाँ पे बातें समझी। अब देखिए आगे और भी बातें, यहाँ पर एक टॉपिक है यहाँ पर मानव अधिकार और नागरिकता अधिकार। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए मानव अधिकार और नागरिकता अधिकार में काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। देखिए मानव अधिकार और नागरिकता अधिकार दोनों व्यक्ति के सम्मान और संरक्षण से जुड़े हैं, दोनों ही व्यक्ति के अधिकारों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्यक्ति को मानव अधिकार भी प्राप्त होता है और व्यक्ति जिस देश का नागरिक होता है तो कई सारे उसको नागरिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में अगर हम बात करें, मानव अधिकार और नागरिकता से संबंधित अधिकार दोनों व्यक्ति के सम्मान और संरक्षण से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन तब भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि जो मानव अधिकार है वो सभी मनुष्यों को सिर्फ इंसान होने के कारण मिलते हैं, मतलब मनुष्यों को प्राप्त हैं, सभी मनुष्यों को मानव अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, कि मनुष्य इंसान है और इंसान होने के नाते उसके पास कुछ अधिकार हैं। तो ये जो अधिकार हैं वो विश्वव्यापी हैं, ठीक है। ये किसी देश की नागरिकता पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक हो या किसी भी देश का हो, इससे फ़र्क नहीं होता, सभी के पास एक बराबर मानव अधिकार होंगे। कानून बने या ना बने, अधिकार फिर भी बने रहते हैं। चाहे किसी देश की सरकार कानून बनाए, अधिकार दे नागरिकों को या ना दे, मौलिक अधिकार व्यक्ति के पास, जो मानव अधिकार है, मौलिक नहीं, जो मानव अधिकार हैं वो व्यक्ति के पास होते हैं। देखिए उदाहरण, मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए कोई सरकार है जो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, वो बात अलग है, ठीक है, कि कोई सरकार मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या अपने नागरिकों को कुछ मानव अधिकार से संबंधित अधिकार नहीं दे रही, ये बात दूसरी है। यहाँ पे बात हो रही है कि मानव अधिकार का अर्थ क्या है। तो मानव अधिकार का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को मानव अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को इंसान होने के नाते मानव अधिकार मिले हुए हैं। अब देखिए उदाहरण है इसके, जैसे कि जीवन का अधिकार हो गया, मानव अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार आदि इनकार नहीं किए जा सकते। हर देश हर व्यक्ति पर ये लागू हैं। नागरिकता का जो अधिकार है, अब देखिए वो क्या है, तो नागरिकता का अधिकार किसी देश के नागरिकों को उस देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं, ये नागरिकों को दिए जाते हैं। नागरिकता से संबंधित अधिकार उस देश के संविधान द्वारा, कानून द्वारा दिए जाते हैं जिस देश का वो नागरिक है। ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं, देश की नागरिकता पर निर्भर करते हैं। आपके पास किस देश की नागरिकता है उसके आधार पर आपके नागरिक अधिकार डिसाइड होंगे ना। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका का नागरिक है तो उसे अमेरिका से संबंधित जो अधिकार है नागरिकता के वो मिले होंगे। कोई भारतीय नागरिक है जो भारत का नागरिक है, उसे भारतीय संविधान ने जो नागरिक अधिकार दिए हैं, मतलब जो अधिकार दिए हैं वो उसे प्राप्त होंगे। नागरिक अधिकार नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि नागरिकता, जिस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता है तो भारत में जो अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए मौलिक अधिकार, ठीक है, तो ये इसका एक उदाहरण है नागरिक अधिकार का। तो आपको अंतर समझ में आ गया। यहाँ पे और अच्छे से अंतर बताया गया एक टेबल के रूप में। देखिए जो अगर लागू करने की बात की जाए तो पूरे विश्व में मानव अधिकार सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं
और नागरिकता से संबंधित अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों पर। स्रोत, तो देखिए जो मानव अधिकार है उनका स्रोत क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जो एक सार्वभौमिक विश्व स्तर का जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, जो अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, ठीक है, वो इसको लागू करते हैं, वो इसका स्रोत है। और जो नागरिकता का अधिकार है उसे आमतौर पर जो देश का संविधान है, जो कानून है, ठीक है, देश की सरकार के द्वारा या जो देश का संविधान है या जो राष्ट्रीय स्तर का जो कानून है वो नागरिकों को अधिकार देता है। निर्भरता, देखिए ये जो मानव अधिकार है वो जन्म से प्राप्त होता है व्यक्ति को, और नागरिक अधिकार नागरिकता के आधार पर, व्यक्ति जिस देश का नागरिक है उसके हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों जुड़े हुए हैं। मानव अधिकार नैतिक आधार देते हैं और राज्य उन्हें नागरिकता अधिकारों में कानूनी रूप देते हैं। अब कई बार आपको देखने को मिलेगा कई सारे हमारे नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो मानव अधिकारों से मिलते जुलते हैं। मतलब कई जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, वो कई सारे मानव अधिकारों से संबंधित अधिकार को कानूनी रूप दे देती है। तो हम कह देते हैं कि, तो हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं। जुड़े ऐसे हैं कि दोनों का ही उद्देश्य मानव को सम्मान देना और मानव मतलब व्यक्ति को अधिकार देने से संबंधित ही हैं दोनों। और जो कुछ बुनियादी अंतर था वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है नागरिकता के प्रकार। अब देखिए ये क्या है, तो देखिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो नागरिकता है वो सिर्फ नागरिकता कार्ड या वोटर आईडी तक सीमित नहीं है, यह कई आयामों में समझी जाती है। अब देखिए नागरिकता से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, बस आप उनको समझ लो, बस ज़्यादा इसे डिटेल में मत समझो, जो मुख्य बात है वो समझ लो। यहाँ पे बात की जा रही है कि नागरिकता के अलग अलग हमें आयाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि नागरिकता। इसमें ये बताया जा रहा है एक नागरिक है तो उसे नागरिक अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं, उसे राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं और उसे सामाजिक अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं। नागरिक अधिकार में जैसे कि नागरिक अधिकार में हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, ठीक है, न्याय पाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, तो ऐसे अधिकार नागरिक अधिकार में आते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति को कानून की नज़र में स्वतंत्र और सुरक्षित बनाती है, तो ये चीज़ें हैं। और राजनीतिक अधिकार क्या हो गए, तो मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के फैसलों में भागीदारी का अधिकार, देश के शासन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है ये। मतलब नागरिक को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, राज्य में। तो देखिए सामाजिक अधिकार मतलब जैसे कि सामाजिक आर्थिक अधिकार जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो, ठीक है। सम्मानजनक और समान जीवन के अवसर देती है। तीनों मिलकर नागरिक को पूर्ण नागरिकता प्रदान करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि नागरिकता में भी ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब नागरिक अधिकार भी देखने को मिलते हैं, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार भी देखने को मिलते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस इसे हल्का सा समझना था। अब मुख्य यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इस टॉपिक की कि अधिकारों का रक्षक के रूप में राज्य, जो सरकार है वो किस तरह से अधिकारों के रक्षक के रूप में है। तो देखिए राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है अधिकारों की रक्षा और पालन कराना। मतलब जो सरकार है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करे वो, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना करे, ये देखना, ठीक है। अब देखिए राज्य कैसे करता है, तो देखिए संविधान और कानून बनाकर, देश में संविधान बनाकर, कानून बनाकर राज्य ऐसा करता है। इसके साथ ही अदालतों और न्याय व्यवस्था के माध्यम से, मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा, कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं द्वारा, जैसे कि कई बार सरकार कल्याणकारी योजना लाती है ताकि जो गरीब वर्ग है उसको लाभ मिल पाए। रोजगार से संबंधित योजनाएं लाई जाती है सरकार के द्वारा, शिक्षा से संबंधित योजनाएं लाई जाती हैं। कई सरकारें कई उद्योगों को अपने नियंत्रण में रखती हैं, सरकारी नियंत्रण में रखती हैं, ताकि वो कल्याणकारी कार्य कर पाएँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो सरकारें हैं वो कानून बनाकर, संविधान बनाकर, कल्याणकारी नीतियाँ लाकर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती हैं। अदालत की व्यवस्था करती हैं ताकि न्याय वगैरह मिल पाए, तो न्याय व्यवस्था करती हैं, ठीक है। मानव अधिकार आयोग बनाती हैं सरकारें, राज्य, ठीक है, ताकि जो मानव अधिकार हैं उनका जो अधिकार हैं और जो मानव अधिकार हैं, ठीक है, उनकी रक्षा हो पाए। अब यहाँ पे बताया गया, जैसे कि इसी संदर्भ में भारत में बता दिया गया उदाहरण के स्वरूप में, जैसे कि भारत में हमें न्यायपालिका देखने को मिलती है जो कि अधिकारों की रक्षा करती है। अगर किसी भारतीय व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका के द्वारा वो अपने अधिकारों की रक्षा करवाता है, ठीक है। जब वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, भारतीय संविधान में ये प्रावधान है। अब देखिए NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत का, ठीक है, भारतीय जो मानवाधिकार आयोग है भारत का, ठीक है, वो मानवाधिकार से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन पर कार्यवाही और सुझाव देता है। कहीं पर कोई मानवाधिकार का उल्लंघन होता है तो वो उसको देखता है, ठीक है, उस पर कार्यवाही करने और उस पर सुझाव भी देता है वो। कल्याण योजनाएं, भारत में कई सारी कल्याणकारी योजनाएं भी लाई जाती हैं, जैसे कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा से संबंधित। राज्य की सही भूमिका होने से
अधिकार कागज़ पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में लागू होते हैं। मतलब जो सरकार है उसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सरकार सही होती है, सही तरह से अपनी भूमिका निभाती है, सही तरह से अधिकारों की रक्षा करती है, तब हम कह सकते हैं कि जो अधिकार हैं वो कागज़ पर नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में लागू हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सभी टॉपिक्स को समझा। इन सभी टॉपिक्स से आपका ये जो चैप्टर था पूरी तरह यहाँ पे हमने इसको समझ लिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।